तो बेटे आगे सब फाइलम कैलिसरेटा ही कंटिन्यूड है। इसकी क्लास है क्लास अरेक्निडा। तो ये बड़ी फेमस क्लास है और आप इनसे बखूबी वाकिफ़ हैं क्योंकि इसमें जो मेन एनिमल है वो स्पाइडर्स आते हैं। इसके अलावा स्पाइडर के बाकी करीबी रिलेटिव जिसमें टिक्स, माइट्स वगैरह आते हैं। तो क्लास अरेक्निडा के मेंबर्स को अरेक्निड्स कहा जाता है। ग्रीक वर्ड अरेक्नी का मतलब होता है स्पाइडर। तो मिस इंटरप्रेटेड एनिमल्स हैं, मतलब कि स्पाइडर से अक्सरियत आवाम बहुत ज़्यादा खौफ खाती है और जहाँ पे इनको स्पाइडर वगैरह नज़र आता है फ़ौरी तौर पे उसको मार देते हैं। अगर बाथरूम वगैरह में नज़र आए तो उसको पानी वगैरह डाल के पानी में बहा देते हैं या नीचे गिरा के मार देते हैं। तो इसके अंदर जो एनिमल्स आते हैं इसमें स्पाइडर्स, माइट्स, टिक्स, स्कॉर्पियंस और कुछ इससे दूसरे रिलेटेड एनिमल्स हैं। तो रियलिटी के अंदर ये इंसान के लिए हार्मलेस होते हैं। स्पाइडर की भी चंद एक टाइप्स होती हैं जो ख़तरनाक है, बाकी स्पाइडर कुछ नहीं कहती, वह इंसान को काट भी नहीं सकते। और जो जहरीले वाले स्पाइडर होते हैं वो पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं होते। इसी तरह से जो स्कॉर्पियन वगैरह है रात को निकलते हैं, जब तक आप इससे पंगे ना लें ये आपको कुछ नहीं कहता। तो मोस्टली जोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो रेक्नीडा है ये यूरिप्टेरा जो कि जायंट सी स्कॉर्पियन थे उनसे ही बनने वाली आगे लीनिएज है और ये यूरिप्टेरा के वो रिलेटिव्स हैं जो पानी से निकल के खुश्की पे सेटल हो गए थे। तो एक्वेटिक स्कॉर्पियंस के जो अर्लीस्ट फॉसल हैं ये मिलते हैं सेलोरियन पीरियड से और यानी कि 40 करोड़ 50 लाख साल और 42 करोड़ 50 लाख साल, मतलब कि 2 करोड़ साल का दौरानिया है सेलोरियन। और जो खुश्की के स्कॉर्पियन हैं इनके फॉसिल्स मिलते हैं डिवोनियन पीरियड, यानी कि जो 40 करोड़ साल पहले से लेके 35 करोड़ साल पहले तक रहा। टाइम पीछे को आता है इसलिए। तो पानी वाले स्कॉर्पियन पुराने हैं, खुश्की वाले स्कॉर्पियन उनके बाद में आए। बाकी जितने भी रेक्निड ग्रुप्स हैं मतलब कि स्पाइडर्स वगैरह ये इससे भी बाद में बने कार्बोनीफेरस पीरियड के अंदर जो कि 34 करोड़ 50 लाख साल पहले से लेके 28 करोड़ साल पहले तक का दौरानिया है। तो अगर इनको टाइम फ्रेम के अंदर रखें तो सबसे पुराना ग्रुप बनता है यूरिप्टेरा यानी कि पानी वाले बिच्छू, जायंट वाटर स्कॉर्पियंस। उसके बाद आए खुश्की वाले स्कॉर्पियंस और उसके बाद आए इनके बाकी रिलेटिव स्पाइडर्स, टिक्स और माइट्स। तो ये इनके पुराने फॉसल्स हैं। जिस तरह से ये एक स्पाइडर का फॉसल है और ये एक स्कॉर्पियन, खुश्की के स्कॉर्पियन का फॉसल है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर जो सबसे बड़ा मसला आता है वो होता है वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि खुश्की पे हर जगह पानी मुयसर नहीं होता और ये एनिमल चूँकि पानी से परे रहते हैं इसलिए इनकी बॉडी इस तरह से होनी चाहिए कि वो इनको एब्रप्ट वाटर लॉस से बचा के रखे। दूसरा ऐसे भी हो सकता है कि बॉडी इतनी बड़ी हो कि उसमें अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर स्टोर की जा सके, फिर बॉडी का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा और एनिमल को चलने फिरने में बहुत ज़्यादा मसला आएगा। इसलिए पहला ऑप्शन ही सही है कि बॉडी इस तरह से डिज़ाइंड हो कि ये वाटर लॉस को ओवरकम कर सके। तो उसमें इनको हेल्प की इनके एक्सोस्केल्टन ने जो कि वाटर लॉस से इम्परमिएबल, मतलब पानी उसके अंदर से नहीं गुजर सकता। तो उससे ही शुरुआती एरेक्निड्स टेरेस्ट्रियलिज्म यानी कि खुश्की पे रहने के लिए मॉडिफाइड हुए। तो इनके अंदर एक प्रोसेस इसको प्री एडाप्टेशन कहा जाता है। मतलब ये कि इनके अंदर चूँकि ऑलरेडी काइटन का बना हुआ एक्सोस्केल्टन मौजूद था इसलिए जब ये खुश्की के ऊपर आ गए तो उस एक्सोस्केल्टन ने इनको हेल्प की। ये करैक्टर इनके अंदर पहले से मौजूद था, प्री एडाप्टेशन। मैं इसको आसान एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए अब आप यहाँ पे बीएस कर रहे हैं और आपको लेक्चर के लिए बुक भी मिल जाती है, नोट्स भी आपको पहले दिन बता दिया जाता है कि ये आपकी बुक है जिससे आपने पढ़ना है। अब उसके बाद आप में से सारे ही बच्चे एमफिल करने चले जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। वहाँ पे आपको एक टीचर मिलते हैं जो कि आपको कोई नोट्स या कोई बुक नहीं देते। उनका लेक्चर का मेथड ये है कि वो बोलते हैं और बच्चे लेक्चर लिखते हैं। अब एक बंदा नॉर्मल स्पीड पे बोलता है और उसके साथ साथ लेक्चर लिखना मुश्किल होता है।
अच्छा, कुछ बच्चों को वहाँ जाके पता चलेगा, जब सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी तब पता चलेगा कि उनके अंदर पहले से ये एबिलिटी मौजूद है कि वो बड़ी स्पीड के अंदर सुन के लिख सकते हैं। अब यही चीज़ है प्री अडाप्टेशन के, करैक्टर पहले से ही मौजूद है, बस जब मौका पड़ा तो पता चल गया कि हमारे अंदर ये करैक्टर है। तो इनके अंदर वो करैक्टर था काइटन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन। और एडाप्टेशन, प्री अडाप्टेशन नहीं, सादा वाली अडाप्टेशन वो तब्दीली होती है जो नए माहौल में जाके आती है। मतलब कि सारे बच्चों के अंदर से 5 बच्चे थे जिनको पहले से स्पीड में लिखना आता था, ये हो गया प्री अडाप्टेशन। बाकी के जो 45 बच्चे हैं उन्होंने वहाँ जाके लिखना सीख लिया, ये है अडाप्टेशन। तो खैर इनके केस के अंदर, यानी कि आर्थ्रोपोड्स के केस के अंदर या स्कॉर्पियंस के केस के अंदर जो अडाप्टेशंस आई, तो ये था कि इनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मॉडिफाइड होकर ज़्यादा एफिशिएंट हो गए, जो पानी की बजाय खुश्की पे काम कर सकें। गैस एक्सचेंज के लिए बुक लंग्स की बजाय, सॉरी बुक गिल्स की बजाय बुक लंग्स है, गिल्स पानी में काम करते हैं, लंग्स खुश्की पे काम करते हैं। इनके अपेंडिज इस तरह के बने जो कि पानी में तैरने के बजाय खुश्की में चलने के लिए यूज़ हों। और इनके एपिक्यूटिकल के अंदर वैक्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई ताकि इनको ज़्यादा हद तक वाटर प्रूफ किया जा सके। तो अरेक्निडा के फॉर्म एंड फंक्शन की आगे बात कर रहे हैं, तो अरेक्निडा सारे के सारे कार्निवोरस होते हैं। वैसे चंद स्पीशीज जो पौधे वगैरह खाती, मोस्टली कार्निवोरस होते हैं। तो अपने कैलिसरी की मदद से ये छोटे आर्थ्रोपोड या दूसरे एनिमल्स को पकड़ लेते हैं और अपने डाइजेस्टिव एंजाइम उसके ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। उससे ये होता है कि एनिमल अंदर से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि लिक्विफाई हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है। फिर उसको अपने मुंह में पकड़ के वहाँ से जो भी लिक्विड फॉर्म उसके टिश्यूज़ गल के उनको चूस लेते हैं और उनकी वो जो मतलब कि बॉडी खाली रह जाती है उसको फेंक देते हैं। इसकी एग्जांपल आपने देखी होगी कि जहाँ पे मकड़ी का जाला होता है वहाँ पे आपको अक्सर मक्खियाँ वगैरह फंसी हुई नज़र आती हैं, लेकिन अगर आप उनको पकड़ के देखें तो उसमें मक्खी की केसिंग होती है, उसके अंदर मतलब कि उसके लिविंग टिश्यूज़ वगैरह जो भी हैं वो नहीं होते। फिर अब उसकी टांगें, विंग्स और खाली डब्बा होता है और अंदर से सारा कुछ इसने स्पाइडर ने पहले ही इसी मेथड पे मतलब कि एंजाइम रिलीज़ करके लिक्विफाई करके उसको खा लिया होता है। तो कुछ के अंदर मतलब कि ये अपने जो कैलिसरी होते हैं ये फैंग्स की शक्ल के होते हैं, मतलब इस तरह सांप के दांत होते हैं। तो ये उसकी बॉडी में काट के उसको उसके मतलब कि फैंग्स के ज़रिए एंजाइम रिलीज़ कर देते हैं। इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक या गट होता है ये 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है। अगले रीजन, सबसे पहले रीजन को कहते हैं फोर गट, उसके बाद मिड गट और हाइंड गट। तो इसके अंदर एक चीज़ नोटिसेबल है कि इसका जो फोर गट और हाइंड गट वाला पोर्शन है ये बॉडी वॉल के अंदर को बेंड होने से बनता है और इनके अंदर क्यूटिकल की लाइनिंग भी होती है, मतलब इसके अंदर वाली साइड पे क्यूटिकल की एक लेयर लगी होती है। तो इसके फोर गट का एक हिस्सा पंपिंग फेरेंक्स या पंपिंग स्टमक की फॉर्म में मॉडिफाइड होता है, जो कि जो लिक्विड हो चुके प्रे के टिश्यूज़ हैं उनको अपनी बॉडी में खींच लेता है। हाइंड कट है, उसके अंदर भी क्यूटिकल की लाइनिंग होती है, वहीं पे ये अपनी फूड में मौजूद जो पानी है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। मिड गट वाला जो पोर्शन, इसके अंदर क्यूटिकल की लाइनिंग नहीं होती, इसके अंदर सेक्रेटरी सेल्स होते हैं और एब्जॉर्प्टिव सेल यानी कि एंजाइम रिलीज़ करने वाले और डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने वाले सेल्स होते हैं। तो इसके स्टमक की आगे ब्रांचेज़ होती हैं जो कि हमने पीछे डायग्राम के अंदर भी देखी, उनको ब्रांचेज़ को लेटरल डाइवर्टिक्यूला कहते हैं। लेटरल का मतलब साइडों वाला, डाइवर्टिक्यूला का मतलब होता है आगे को बढ़ा हुआ हिस्सा। तो यह डाइवर्टिक्यूलम की जमा है। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा फूड की एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज के लिए उतनी ही ज़्यादा जगह मिल जाएगी। तो वंस अगेन ये स्पाइडर की डायग्राम है जिसके अंदर इसका स्टमक और आगे फिर स्टमक की जो ब्रांचेस हैं वो दिखाई गई हैं। ये जो ऑरेंज कलर से बना हुआ हिस्सा इसकी बात हो रही है, ये इसकी ब्रांचेस हैं और फिर यही स्टमक आगे जाके इसकी इंटेस्टाइन और फिर इधर से ख़त्म। एक्सक्रीशन की बात करें तो अरेक्निड्स कॉक्सल ग्लैंड या मालपीजियन ट्यूब्यूल, मतलब कि कुछ अरेक्निड्स के अंदर एक्सक्रीशन के लिए कॉक्सल ग्लैंड्स होते हैं, कुछ के अंदर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं
जिनमें एट अ टाइम ये दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। उससे ये अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। कॉक्सल ग्लैंड पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, इनकी दीवारें बारीक और ये गोल सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कि बंद होते हैं जिस तरह से हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं ना, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स की फॉर्म में इस तरह के होते हैं। ये इसके ब्लड वगैरह के अंदर या इसका जो सर्कुलेटरी फ्लूइड उसमें डूबे होते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस की वजह से जो वेस्ट हैं वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से इनके अंदर आ जाते हैं और फिर एक लंबी बल्क आई हुई यानी कि कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से गुजरते हुए एक्सक्रीटरी पोल से बाहर निकल जाता है। वो वाले रेकनेट जो कि खुश्क इन्वायरमेंट मतलब कि रेगिस्तानी इलाकों में मोस्टली पाए जाते हैं, इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि इसके गट के आगे को बड़े हुए ट्यूब लाइक हिस्से होते हैं जिनको मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इन ट्यूब्स के अगले सिरे बंद होते हैं और उनके अंदर भी डिफ्यूजन के थ्रू जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो आते हैं और फिर ये वहाँ से इसके इंटेस्टाइन में चले जाते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड के साथ मिक्स हो के बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं। लोगों ने एफएससी में कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, उसके साथ आपने मालपीजियन ट्यूब्यूल्स पढ़े थे, सेम वैसे होता है। तो अरेक्निड्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है या इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यूरिक एसिड की फॉर्म के अंदर होता है। और यूरिक एसिड जो है ये खुश्की पे रहने वाले एनिमल्स के लिए एडवांटेजियस है। एडवांटेज इसका ये है कि इसको एक्सक्रीट करने के लिए बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और इसको सेमी सॉलिड क्रिस्टल्स की फॉर्म के अंदर या पेस्ट की फॉर्म के अंदर बॉडी से एक्सक्रीट किया जा सकता है। फिर आता है गैस एक्सचेंज इन अरेक्निड्स। तो गैस एक्सचेंज के दौरान भी जो खुश्की पे रह रहे हैं वाटर लॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए इनकी रेस्पिरेटरी सरफेस बाहर एक्सपोज्ड नहीं होती। अरेक्निड्स के अंदर बुक लंग्स पाए जाते हैं। बुक लंग्स बुक गिल्स की ही मॉडिफाइड फॉर्म होती है जो कि खुश्की पे काम करने के लिए बनी होती है। इनकी बॉडी वॉल के अंदर स्लिट्स होते हैं, जिस तरह से हमने देखा होगा कि एसी जो एयर कंडीशनर होता है उसके पीछे या फ्रिज के पीछे वो जालियाँ सी लगी होती हैं जिनमें इस तरह से स्लिट्स बनी होती हैं, बिल्कुल ये वैसे ही नज़र आते हैं। तो उसके अंदर से जब हवा गुज़रती है तो वहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। तो कुछ अरेक्निड्स के अंदर काइटन से लाइंड मतलब कि वो बारीक बारीक ट्यूब्स होती है और उनके अंदर काइटन की लाइनिंग होती है ताकि ट्यूब्स पिचक ना जाएं। वो ट्यूब्स का नेटवर्क पाया जाता है जो बॉडी टिश्यूज़ तक एयर सप्लाई करता है। एरोटिब्यूलर सिस्टम इसको ट्रेकियाई कहा जाता है। ट्रेकिया इसका सिंगल है और इनकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती हैं इनको स्पायरेकल कहा जाता है। स्पायरेकल पेयर्स की फॉर्म में इनके एब्डोमन जो होता है उसके सेगमेंट्स पे हर एक पे दो दो पाए जाते हैं, मतलब एक एक पेयर। और ये अपने एब्डोमन को जब ऊपर नीचे करते हैं तो स्पायरेकल खुलते और बंद होते हैं जिससे इनकी पूरी बॉडी के अंदर एयर मूव करती रहती है। तो ये जो ट्रेकियाई हैं ये अरेक्निडा यानी कि जो 8 टांगों वाले आर्थ्रोपोड्स हैं इनके अंदर भी होते हैं, और जो क्लास इंसेक्टा या यूनिरेमिया हमने नेक्स्ट पढ़ने 6 टांगों वाले आर्थ्रोपोड्स उनके अंदर भी होते हैं। तो सेम करेक्टर है लेकिन ये दोनों आपस में एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड नहीं है और दोनों का एवोल्यूशनरी ओरिजिन अलहदा अलहदा है। चैप्टर नंबर 15 यानी कि यूनिरेमिया में इसकी डिटेल आएगी। ठीक हो गया, यही इनके बुक लंग्स और बुक गिल्स की जो बात हो रही थी। तो ये जो पिछला स्ट्रक्चर आपने देखा ये बुक गिल है, एक्वेटिक फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है। और ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये बुक लंग है। तो ये एक स्पाइडर है, इसकी टांगें यहाँ पे नहीं बनाई गई और ये वाला इसका एब्डोमिनल रीजन इसको बड़ा करके दिखाया गया जूम करके। इसके ऊपर इस तरह से स्लिट्स बनी होती हैं। ये ब्लू कलर के एरो एयर की डायरेक्शन है, रेड कलर के एरो ब्लड फ्लो की डायरेक्शन है। तो हर रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह से इनके अंदर भी
काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज़्म है। इसको आसान लफ्ज़ों में ये समझें कि ब्लड के फ़्लो करने की डायरेक्शन और एयर के फ़्लो करने की डायरेक्शन दोनों अपोजिट है। जब इस तरह से अपोजिट डायरेक्शंस होती हैं तो मैक्सिमम गैस एक्सचेंज होता है, लेकिन अगर दोनों ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो गैस एक्सचेंज कम होता है। ये भी सेम चीज़ है, ये मिलर एंड हार्ले की डायग्राम है, ये दूसरी होती है। तो इसके अंदर से जो ये डार्क ब्लू कलर के पर्पल कलर के एरो ब्लड फ्लो की डायरेक्शन को शो करते हैं और स्काई ब्लू एयर की डायरेक्शन को शो करते हैं। फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम इन अरेक्निड्स। तो बाकी आर्थ्रोपोडा की तरह से ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसके अंदर बॉडी में डोर्सल साइड पे कॉन्ट्रैक्टाइल वेसल पाई जाती है, जिसको डोर्सल एओर्टा या हार्ट कहा जाता है। मतलब एक इस तरह की वेसल जो दोनों तरफ से ओपन होती है और मस्कुलर होती है ताकि ब्लड को पंप कर सके। तो ये ब्लड को टिश्यू स्पेसेस या साइनसेस के अंदर पंप करती है। तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर सिलोम या बॉडी कैविटी साइज़ के अंदर छोटी यानी कि रिड्यूस्ड होती है और ये छोटे छोटे चैम्बर्स की शक्ल ले लेती है। तो ये चैम्बर इसके गोनेड्स के इर्द गिर्द होते हैं और कुछ एनिमल्स के अंदर इसके कॉक्सल ग्लैंड यानी कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के इर्द गिर्द भी होते हैं। तो इसकी बड़ी टिश्यू स्पेसिस को साइनसेस कहा जाता है। ये ब्लास्टोसील से बनती हैं और इसी वजह से इसकी जो बॉडी कैविटीज़ को हीमोसील यानी कि रिड्यूस्ड या हाफ सीलोम भी कहा जाता है। ब्लड इसके टिश्यूज़ को डायरेक्टली बात करता है और वापस डोर्सल एओर्टा तक आ जाता है। एओर्टा के अंदर ओपनिंग्स होती है जिनको ओस्टिया कहा जाता है। अरेक्निडा का जो ब्लड है इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो ब्लड सेल्स के अंदर बंद नहीं होता, इसके सर्कुलेटरी फ्लूइड के अंदर ही डिज़ोल्व होता है। ये होता है हीमोसियानिन और ये सियान कलर मतलब कि ब्लूइश कलर का होता है और इसके अंदर अमीबॉइड सेल्स पाए जाते हैं। ये जो अमीबॉइड सेल्स होते हैं अमीबा की शक्ल के होते हैं और इनका काम होता है वही जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स का होता है और ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर और बॉडी डिफेंस के अंदर हेल्प करते हैं। मतलब अमीबॉइड सेल्स कई टाइप्स के होते हैं। कुछ का काम होता है कि अगर बॉडी कहीं से डैमेज हो गई है तो वहाँ पे क्लॉटिंग करना ताकि ब्लड लॉस्ट ना हो जाए, और कुछ होते हैं जो बॉडी के लिए इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करते हैं यानी कि इनको बीमारियों से, बैक्टीरिया से, वायरस से और इन्फेक्शन से बचा के रखते हैं। ठीक ये इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की डायग्राम है। ये इनकी डोर्सल साइड के ऊपर एक बड़ी ब्लड वेसल है जिसको डोर्सल एओर्टा कहा जाता है। इसके दरमियान से एक जगह से वॉल्स मोटी होती हैं और ये ब्लड को पंप करती है। ये ब्लड को आगे फिर ये टिश्यू स्पेसेस के अंदर जो खाने खाने से बने हैं ये इसके टिश्यू स्पेसेस या साइनसेस हैं, वहाँ तक ब्लड को पंप कर देते हैं और उसके बाद ये वापस इधर से इकट्ठा होकर आ जाता है और इस तरह साइकिल चलता रहता है। तो यहाँ पे इसके बुक लंग्स हैं जहाँ से ऑक्सीजन ऐड होकर आती है। तो ये वाली जो डायग्राम है ये इम्पोर्टेंट है बेसिकली। तो ये इनकी हीमोसील को दिखाने के लिए कि ये डोर्सल साइड पे इनकी ब्लड वेसल जिसको डोर्सल एओर्टा कहा जाता है, ये रिड्यूस्ड बॉडी कैविटी जिसको हीमोसील कहा जाता है, बाहर इसका एक्सोस्केलेटन है, अंदर ये जो बैंड्स नज़र आ रहे हैं ये इसके मसल्स हैं। तो यही डायग्राम आगे जब इनकी लोकोमोशन यूज़ होगी तब भी आपने यही डायग्राम बनानी है। इसमें आप देखें कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं जो बॉडी की लंबाई के रुख हैं, डोर्सो वेंट्रल मसल जो डोर्सल और वेंट्रल सरफेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, और ये वो वाले मसल जो इसकी पैंटीज यानी कि इसकी टांगे वगैरह मूव करते हैं। अब देखें कि इन मसल्स का एक सिरा इसके एक्सोस्केलेटन के साथ अटैच है और दूसरा सिरा इसकी टांगों के साथ अटैच है। तो ये एक्सोस्केलेटन वाले के सिरे को जब ये खींचेंगे तो एक्सोस्केलेटन यहाँ से नीचे को दबेगा, मसल पे खिंचाव पड़ेगा, उसकी वजह से इसकी टांग भी मूव करेगी। ये वो मसल जो इसकी पैंडेजेस के अंदर पाए जाते हैं और इनको फर्दर ये मतलब कि इधर से मूव करने के लिए यूज़ होते हैं। ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं जो कि वेंट्रल साइड पे पाए जाते हैं। येलो कलर की दो लाइन इसकी डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है जो कि बॉडी में वेंट्रल साइड या निचली साइड पे होती है। तो मोस्टली जो आर्थ्रोपोड्स उनको जब कट ओपन किया जाता है तो उनका अंदर से बॉडी का स्ट्रक्चर इसी तरह का ही होता है, सेम। इसलिए ये डायग्राम आसान है, इसको याद कर लें और ये कई जगह पे इस चैप्टर के अंदर यूज़ हो जाएगी आपकी। तो इनका नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम इन अरेक्निड्स,
तो बाकी आर्थ्रोपोडा की तरह से नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड पे होता है, और सेम नर्वस सिस्टम हमने प्रीवियसली एनिलिडा के अंदर भी पढ़ा था। तो स्कॉर्पियंस को निकाल के बाकी अरेक्निडा इनका नर्वस सिस्टम सेंट्रलाइज्ड होता है, और इनके सेरिब्रल रीजन के अंदर कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन यानी कि गैंग्लिया पाए जाते हैं। अरेक्निडा की जो बॉडी, इनमें कई तरह के सेंसरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनमें मोस्टली मैकेनो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर होते हैं। मैकेनो रिसेप्टर मैकेनिकल चेंज को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि खिंचाव और दबाव वगैरह को। कीमो रिसेप्टर डिफरेंट केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। ये रिसेप्टर्स इनके एक्सोस्केल्टन की ही तब्दील शुदा हिस्से होते हैं, यानी कि एक्सोस्केल्टन के ऊपर प्रोजेक्शन, पोर या स्लिट्स वगैरह बने होते हैं जहाँ पे रिसेप्टर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें डिफरेंट किस्म के सेंसरी सेल्स हैं, जिनमें मेनली न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं, और एक्सेसरी सेल्स हैं जो कि हेल्पिंग सेल्स होते हैं। तो इन सभी रिसेप्टर्स का कलेक्टिव नेम सेंसीला होता है। एग्जांपल ये कि इसमें सीटी पाए जाते हैं जो हेयर लाइक होते हैं। ये क्यूटिकल की मॉडिफाइड हिस्से होते हैं, और ये जिस तरह मतलब कि सर की स्किन में बाल फिट होते हैं एक सॉकेट के अंदर, इसी तरह से इनके एक्सोस्केल्टन के अंदर मेम्ब्रेनस सॉकेट्स, उसके अंदर ये सीटी फिट होते हैं। अगर कोई सीटी अपनी जगह से हिल जाता है तो उसकी वजह से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, और जो कि इनके ब्रेन तक चली जाती है। तो ये वाली जो डायग्राम्स हैं, ये इनके नर्वस सिस्टम को शो करती है, मतलब आउटलाइन एनिमल की, और ये जो अंदर ब्लैक कलर से दिखाया गया है ये इनका नर्वस सिस्टम, जिसमें से लेटरल नर्व्स निकल रही हैं, और जहाँ पे ये गुच्छा सा, इसको सेगमेंटल गैंग्लिया कहा जाता है, जो इसके हेड रीजन के अंदर इसको सेरिब्रल गैंग्लिया कहा जाता है। और ये इनके सेंसरी रिसेप्टर की टाइप्स है, ये इसके सीटी वगैरह दिखाए गए हैं, और ये इनके अंदर जो सिंपल किस्म की आइज़ होती हैं कि आई के ऊपर लेंस होता है और इसके नीचे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिनके साथ नर्व्स अटैच हैं, और ये फिर इकट्ठी होकर ऑप्टिक नर्व बनती है जो कि इनके सिंपल ब्रेन तक जाती है। तो अरेक्निडा के अंदर वाइब्रेशन रिसेप्टर हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये बहुत हल्की वाली वाइब्रेशन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ये कि जो स्पाइडर होता है अपना जाला लगा के उसमें बैठा होता है, जैसे कोई छोटा सा मतलब कि चूंटी के साइज़ का इंसेक्ट, वो भी इसके जाले में फंस के हाथ पाँव मारता है तो इसका जाला हिलता है, इसको उसका वाइब्रेशन का पता चल जाता है और ये उधर को चल पड़ता है। तो सिर्फ इसको जाले के हिलने से पता चल जाता है कि जो इंसेक्ट है वो कितने साइज़ का है, कितने वेट का। दूसरा है वो जाला, जो इतना बड़ा जाला है उसमें कहाँ करके ये चिपका है, तो ये वहाँ पे जाके उसको पकड़ देता है। इसके अलावा इनकी जो केमिकल सेंस है, ये टेस्ट और स्मेल की सेंस का काम करती है। इस तरह से बड़े एनिमल्स के अंदर सूंघने की और चखने की स्मेल सेंस होती है, इनके अंदर जो सेंस ऑफ केमिकल्स है वो इक्वल है, मतलब वो भी यही काम करती है। तो इसके एक्सोस्केल्टन के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, इनके अंदर पेग लाइक मतलब कि खूंटी की तरह के या छोटे छोटे बालों की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि केमिकल्स को इसके एक्सोस्केल्टन से गुजर के इसके नर्व सेल तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। आइज़ की बात करें तो अरेक्निडा के अंदर एक या एक से ज़्यादा आइज़ के पेयर पाए जाते हैं। तो इनको क्लियर इमेजेस नज़र नहीं आते। जो हंटिंग स्पाइडर हैं, मतलब वो वाले स्पाइडर जो जाला नहीं लगाते, बाकायदा अपने शिकार के ऊपर झपट्टा मार के उसको पकड़ते हैं, उनको हंटिंग स्पाइडर कहते हैं। तो ये इनकी जो आइज़ होती हैं थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होती हैं और इनको इमेजेस नज़र आते हैं। बाकी जो अरेक्निड्स होते हैं इनको इमेजेस नज़र नहीं आते, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी और लाइट के अंदर कोई चीज़ अगर मूव कर रही है तो इनको उसकी मूवमेंट का अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन हमारी तरह से इमेजेस नज़र नहीं आते। तो ये जो स्पाइडर्स होते हैं इनकी आंखें नॉर्मली 8 होती हैं, टांगें भी 8 होती हैं, आंखें भी 8 होती हैं। तो ये सारी इक्वल साइज़ की नहीं होती, मतलब कि दो बड़ी होती हैं, दो उससे छोटी, दो साइडों पे होती हैं, दो सर के ऊपर और दो बिल्कुल जहाँ पे इनके सर की लेटरल साइड्स बिल्कुल वहाँ पे होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ के सारे स्पाइडर जाला लगा के शिकार नहीं करते। इसके अंदर से कई स्पाइडर्स होते हैं जो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, वो बाकायदा शिकार के ऊपर झपट्टा मारते हैं और उसको वैसे ही पकड़ के उसको काटते हैं। इनके मुंह में लंबे लंबे दांत होते हैं, जिससे उसकी बॉडी में पॉइज़न इंजेक्ट करते हैं और उसको पैरालाइज करके खा लेते हैं।
और कुछ स्पाइडर होते हैं वो जाला तो लगाते हैं, लेकिन वो जाला दीवार पे या दरख्त पे नहीं लगाते। वो जाला बनाते हैं जाल या नेट की तरह से, मतलब कि जिस तरह जाल में किसी चीज़ को पकड़ते हैं ना जानवर को, वैसे एक छोटा सा जाला लगा के उसको अपनी अगली 4 या 2 टांगों में फंसा के उसको ऊपर करके बैठ जाते हैं। और जैसे ही कोई इंसेक्ट वगैरह पास से गुजरता है, जो बट्टा मारते हैं उसको उस जाले में लपेट के पकड़ लेते हैं। तो इस तरह के जो स्पाइडर्स होते हैं इनको इमेजेस नज़र आती हैं ताकि इनको अपने शिकार का पता चल जाए। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रैक्निडा डाइशियस होते हैं, मतलब मेल फीमेल अलग अलग एनिमल्स हैं। इनकी एब्डोमेन के जो सेगमेंट्स हैं उसमें से दूसरे सेगमेंट की निचली साइड पे इसकी जेनिटल ओपनिंग्स होती हैं। स्पर्म ट्रांसफ़र इसमें इनडायरेक्ट है। जो मेल होता है अपने स्पर्म्स को एक पैकेट में, यानी कि अपना जो सिल्क ग्लैंड उससे जाले का एक पैकेट बनाता है जिसको स्पर्मेटोफोर कहते हैं, उसमें अपने स्पर्म्स को पैक कर देता है। तो उसके बाद ये फीमेल आती है और उसको उठाकर ले जाती है। तो रिप्रोडक्शन से पहले इनके अंदर बहुत सारे कोर्टशिप रिचुअल्स होते हैं जो कि स्पीशीज़ स्पेसिफिक होते हैं। इसमें होता ये है कि मेल अपने स्पर्मेटोफोर को पैक करके अपने जाले में एक जगह पे रख देता है और जाले की तारों को हिलाता है। अगर फ़ीमेल आसपास है तो फ़ीमेल उधर को जाले को हिलता हुआ देख के आ जाती है और वो रिस्पॉन्स के अंदर जाले की तारों को हिलाती है। तो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन तारों को हिलाने के पैटर्न से पता चल जाता है। तो स्पाइडर्स के कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिसके अंदर बाकायदा कॉप्यूलेशन का प्रोसेस होता है, स्पर्म ट्रांसफ़र डायरेक्ट होती है, मतलब स्पर्म्स को पैक नहीं करते। इनके अंदर मॉडिफाइड पेडिपेल्प्स होते हैं जो कि स्पर्म ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होते हैं। तो सभी स्पाइडर्स के अंदर जो डेवलपमेंट होती है डायरेक्ट होती है, मतलब इसके अंडों से जो बच्चे निकलते हैं ये बिल्कुल एडल्ट्स की तरह के होते हैं, बस साइज़ में छोटे होते हैं और इनका कलर हल्का होता है। तो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं इनका कलर गहरा हो जाता है और इनका साइज़ बड़ा हो जाता है। तो एरेक्निड जो होते हैं इनके अंदर एक और ख़ासियत पाई जाती है कि ये अपने अंडों का और अपने जो छोटे बच्चे हैं उनका ख्याल करते हैं बाकायदा, मतलब इनमें पेरेंटल केयर पाई जाती है।